आप सभी को मेरा नमस्कार। हर बार की तरह इस बार भी इस इंटरव्यू के सत्र में मैं मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर बार के इंटरव्यू के सत्र की तरह इस सत्र में भी मैं एक ऐसे साहित्यकार को लेकर आई हूँ जिनकी रचनाओं को सुनकर आपको खूब सारा आनंद आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए, मैं आज के हमारे जो आमंत्रित साहित्यकार हैं, आदरणीय आदर्श जी का स्वागत करती हूँ। आदर्श जी, आपका मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। आप अपना बहुत परिचय बहुत हमारे दर्शकों को दें। मैं मैं अपना परिचय से पहले चार चार पंक्तियां कहूंगा कि मैं दोस्तों से हुई मुलाकातों को याद रखता हूँ। मैं दोस्तों से हुई अच्छा, मुलाकातों को याद रखता हूँ। बातें भूल जाता हूँ मगर चेहरे याद रखता हूँ। और वक्त की अरे वाह! सीरत है कि हर पल बदलता है। वक्त की सीरत है हुँ, कि हर पल बदलता रहता है, मगर दोस्त और दुश्मन में फर्क याद रखता हूँ। अरे वाह! तो बहुत ही हम बेहतरीन आदरणीय। तो हमारा नाम आदर्श पांडे है और हम मुख्य तौर से जौनपुर जिला जौनपुर के निवासी हैं। और अभी हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में साहित्यिक कार्य कर रहे हैं। और इस मंच पे मुझे बुलाने के लिए मुस्कान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के और जुड़ के। धन्यवाद। बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से आपने शानदार प्रस्तुति दी और अपना परिचय बताया। तो हमारे साथ-साथ हमारे श्रोताओं भी आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए, जैसा कि आपने बताया कि आप जोधपुर के निवासी हैं और वर्तमान में अभी प्रयागराज में रह रहे हैं। तो दोनों स्थलों के बारे में कुछ जानकारी हमारे श्रोताओं को दें। जौनपुर और प्रयागराज दोनों अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक रूप से बहुत ही उसका विकराल हो रहा है। प्रयागराज आप जानते हैं कि महाकुंभ के नाते महाकुंभ त्रिवेणी का संगम है, जो कि अभी जी, आपने देखा होगा कितने भव्य रूप से हम सभी ने महाकुंभ को मनाया। और यहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन हुआ है। साथ में ऐतिहासिक रूप हमारा जो विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वो खुद एक ईस्ट का ऑक्सफोर्ड जिसको कहा जाता है, यहाँ पे विश्व स्तरीय पढ़ाई होती है। और यहाँ पे कई ऐसी डिग्रियां हैं जो केवल बस पूरे विश्व में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही प्रोवाइड करती है। जैसे फिलोसॉफी की जो डिग्री है, वो आपको जानकर जी, आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में केवल 2 ही विश्वविद्यालय प्रोवाइड कराती है, वो एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसी कारण से जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को भी ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड कहा गया है। साथ में हर जगह आप सभी देखे होंगे कि हनुमान जी जो हमारे हिंदुओं के बहुत बड़े आराध्य हैं। हर जगह आपने देखा होगा कि हनुमान जी की प्रतिमा जो खड़ी है, लेकिन लेटे हनुमान जी केवल आपको प्रयागराज में ही देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। फिर अगर आप जौनपुर आते हैं, जौनपुर भी एक अपने रूप में इतिहास में बहुत ही विकराल है। साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ का जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, ये अपने आप में एक बहुत ही फेमस। अगर आप खाने पीने अगर कोई भी घूमने आ रहे हैं तो हम तो उनको सजेस्ट करेंगे कि जौनपुर से लिट्टी चोखा जरूर खा के जाएं, वो बहुत ही फेमस है यहाँ पे। अरे वाह! बहुत ही बेहतरीन। जौनपुर के साथ-साथ बिहार भी अगर आप कभी आएँ तो लिट्टी-चोखा का आनंद ज़रूर लें, क्योंकि बिहार की भी बहुत ही प्रमुख और प्रसिद्ध व्यंजन है लिट्टी-चोखा। तो ये तो बड़ी खास बातचीत में आपने बहुत ही खास जानकारी दी, जो भी खासकर क्योंकि आज हमारे साथ युवा साथी जुड़े हम्म, हैं, तो शिक्षा की और साहित्य की बातें तो होंगी ही होंगी और कई ऐसी बातें भी होंगी जो शायद आपको हम्म, कहीं और नहीं मिल सकता है। तो इसके लिए आपको कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। तो चलिए जी। इस क्रमांक में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आदर्श जी से मैं जानना चाहूँगी कि आदर्श जी आप युवा साथी हैं, तो आपको क्या लगता है आज के समय में साहित्य युवाओं के बीच से विलुप्त होते जा रहा है या युवाओं में इसकी ज़्यादा रुचि देखने को मिल रही है? साहित्य को हम मानते हैं कि साहित्य न केवल एक युवाओं के लिए बल्कि हर हर एक वर्ग के लिए बहुत जरूरी है। केवल अगर आप युवा को देखेंगे कि साहित्य से जुड़े हैं तो ये उचित नहीं होगा।
हम तो चाहेंगे कि साहित्य जैसे समाज का दर्पण है, तो हर एक व्यक्ति को साहित्य से जुड़ना चाहिए और युवाओं को तो खास करके साहित्य से इसलिए जुड़े रहना चाहिए क्योंकि समाज में जो भी घटित हो रही है, केवल एक प्रेम ही विषय नहीं है जिस पे बिल्कुल, युवा लिख सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे आजकल के जो युवा हैं कि उसमें लगभग सभी प्रेम पे लिख रहे हैं, प्रेम पे लिख रहे हैं। प्रेम के अलावा समाज समाज भी एक विषय है जिस पे हमें लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और जिससे जुड़ने से आप आगे बहुत ही विकसित कर सकते हैं। तो समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो युवा को एकजुट होके साहित्य में बहुत ही रुचि रखनी होगी, नहीं तो फिर आगे चल के जो होगा समाज को हम एक अलग रूप में नहीं ले जा पाएँगे। बिल्कुल। बहुत ही बेहतरीन बात और वो कहते हैं ना कि आज के युवा ही हमारे आने वाले भविष्य हैं। तो हमारे भविष्य क्या लिखते हैं ये बहुत बिल्कुल। मायने रखता है। तो इसके साथ ही जैसे हमारे श्रोताओं का रिक्वेस्ट आया है कि आदर्श जी आप कुछ अपनी प्रस्तुति भी दें हमारे श्रोताओं के बीच। तो हम चाहेंगे क्योंकि आप हुँ, छंद-मुक्त हुँ। लिखते हैं और काफ़ी आपकी रचनाएँ समाज पे होती है आधारित। जो समाज में घटित घटना है, उसी पे आपने आधारित रचना लिखते हैं। तो कुछ प्रस्तुति हमारे श्रोताओं हुँ। के बीच दें। जी, बिल्कुल। अभी आपने सुना होगा कि कोलकाता में एक नारी नारी के ऊपर एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसको हुँ, जो बहुत ही भयावह था। तो उसी पे हमने 4 लाइन की एक छोटी-सी कविता लिखी थी, जिसका शीर्षक था नारी का हनन। तो उसका हुँ, था कि नारी का हर रोज़ हनन क्यों इस देश में रोज़ होता है? क्या इसी कारण आज मेरा देश रोता है? कहता है सुनो नारी तुम शस्त्र उठाओ, तुम ही अपने आप को बचाओ। छोड़ मेहंदी तुम खड़क अपनाओ, अब तुम ही अपने आप को बचाओ। कब तक तुम आस लगाओगी इन बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा माँग रही तुम अंधे चौकीदारों से? तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएँगे? होठ सिल दिए जनता के क्या ये तुम्हें न्याय दिलाएँगे? आओ मिलकर हुँ, प्रण करें, गुनाह करने वाले को नग्न करें। मोमबत्ती जला राजनीति चमकाना बंद करें। कर्म जो किया है, उसे जलाने का प्रबंध करें। शानदार बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय, शानदार क्या कहें आपकी रचनाओं का शब्दों का चयन इतना बेहतरीन और इतनी बेहतरीन प्रस्तुतिकरण है आपकी कि क्या कहा जाए। तो बिल्कुल आपने समाज की उस घटना को हम सभी के बीच दर्शाया है, प्रस्तुत किया है, जो शायद जिनके ध्यान ना जाती हो। तो इसीलिए तो युवा का बहुत बड़ा योगदान होता है हर क्षेत्र में। तो आदर्श जी, जी, जी। जैसा कि आप सामाजिक घटनाओं पे लिखते हैं, तो आपको इसकी मतलब कहाँ से प्रेरणा मिली? आप साहित्य में किन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? इसमें हम अपने अपने परिवार को सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जिन्होंने हमेशा प्रोत्साहित किया मुझे अच्छी कविताएँ लिखने पे, समाज को एक सामाजिक रूप से एक अच्छे कवि के रूप में उभरने के लिए। फिर साथ ही हमारे प्रेरणा के स्रोत कुमार विश्वास रहे हैं, जिनकी कविताएँ सुन के हम बहुत ही आज के युवा में मुझे लगता है सभी लोग कुमार विश्वास को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और कुमार विश्वास की बिल्कुल, कविताएँ सामाजिक रूप से भी एक समाज को दर्पण है। तो इन 2 बिल्कुल। चीज़ों को मैं अपने आप लिए समझता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला जो अभी हमें आपके समय आज देखे होंगे आप कि कवियों उतना लोग नहीं चाहते हैं कि लोग हमारे घर से कवि निकलें या साहित्य से जुड़ाव रखें। हुँ, हुँ। बट हम देखे हैं कि हमारे परिवार ने बहुत ही ये सफल इसके लिए प्रोत्साहित किया। बिल्कुल। एक परिवार का अगर साथ मिले तो कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है। तो आदर्श जी इस बीच हमारे श्रोता का एक प्रश्न आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी जी। बच्चे होते हैं जो शुरू से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो उनकी हिंदी खासकर कमजोर होती है या वो हिंदी के प्रति उतना नहीं लिख पाते हैं। तो वैसे जब छात्र कविता लिखने का प्रयास करते हैं तो उनके उनकी कविताओं में बहुत अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। उसके लिए वो क्या करें? हुँ। हम तो कहेंगे कि देखिए जितना ज़्यादा आप लिखने से ज़्यादा है कि आप पढ़ना ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना आपके पास शब्दों का उतना भराव होगा और एक कविता लिखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास शब्द होने चाहिए। अगर शब्द हैं तो उसको पिरोना बहुत आसान है
और लेकिन अगर हमारे पास शब्द ही नहीं है, तो हम तो कहेंगे लिखने से ज़्यादा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा कविताएँ सुनें, ज़्यादा से ज़्यादा शायरियाँ पढ़ें, जो हमें एक आगे चल के एक हमारे पास एक ग्रुप ऑफ कलेक्शंस होगा और जिसको हम आगे पिरो सकते हैं अच्छे कविता में और उसको अच्छे तरह से, अच्छे रूप से। और पढ़ने से ये भी होता है ना कि न केवल कविता, अगर हम कभी उसको पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने के साथ-साथ क्या होगा कि हमारे पास उसका कलेक्शन ज़्यादा होगा और कलेक्शन होने से क्या होगा, हम बोले वक्ता भी एक बहुत अच्छा निखर के आएँगे। बिल्कुल, वो तो है ही कि जितना अच्छा आप अभ्यास करेंगे, तभी आप कुछ अच्छा कर सकेंगे। तो आदर्श जी, अगर आपसे पूछा जाए कि आज के युवाओं को आप किस तरह की बुक सजेस्ट करेंगे? तो आपकी क्या सूची रहेगी? गद्य और पद्य दोनों को लेके? हम हम मेरे हिसाब से तो मैं प्रेमचंद्र जी की किताबों से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ कि उनके जो किताबें और उनके जो उपन्यास हैं, वो एक रूप से एक समाज, आज के समाज को एक बहुत ही सुंदर उन्होंने उदाहरण के रूप में उसमें अपनी कविता, कहानियों और उपन्यासों में बताया है। और उनके शब्द चयन भी आप देखेंगे तो प्रेमचंद्र जी के ऐसे नहीं है कि बहुत कठिन है, क्योंकि ये कहा गया है ना कि कठिन लिखना बहुत आसान है और सरल लिखना बहुत कठिन। तो वो हुँ, हुँ। सरलता ज़रूरी है किसी भी चीज़ को समझने के लिए कि एक निम्न वर्ग से लेके उच्च वर्ग तक के सभी आदमी को वो चीज़ समझ आ जाए। तो मैं तो समझता हूँ कि उनकी जो गोदान है, गोदान कविता हो गया, फिर 2 बैलों की कथा हमने पढ़ा है। तो ये सारी कहानियाँ और बहुत ही उनके अच्छे-अच्छे कविताएँ और उपन्यास हैं जो बहुत ही अच्छी हैं और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आज के युवा इसको पढ़ें और इससे बहुत सारी प्रेरणा लें। तो आदर्श जी, जब आप साहित्य में पहला कदम रख रहे थे, तो आपको भी किसी तरह की कुछ परेशानियों को झेलना पड़ा? हुँ, हुँ। ज़रूर। हम जब साहित्य में हमारा हम कदम रखे थे कोविड समय में, कोरोना जब था, तो उस समय एक तरह से हमारा 10वीं पूर्ण हुआ था। वो एक अच्छा हुँ। अवसर भी था और उस अवसर पे हमने जो मेरी पहली कविता लिखी कि कोरोना का क्या रोना। तो उस कविता को हमने लिखा और उस समय कई कठिनाइयाँ ऐसी आई कि लगा कि ये कविता मैं लिख पाऊँगा कि नहीं? इसमें शब्द चयन कैसा होगा? और तीसरी कविता है कि लोगों को मैं भेजूँगा तो उनका कैसा रिस्पॉन्स आएगा? तो बहुत सारी परेशानी आई, लेकिन धीरे-धीरे हमने उससे निकलने का प्रयास किया और कोशिश किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कविताएँ लिखें और लिख के अच्छे शब्दों का चयन करें, जिससे ऐसा ना हो कि किसी तीसरे वर्ग को मेरी कविता से परेशानी हो। बहुत ही बेहतरीन। और तो आपने जब अपनी पहली रचना लिखी, तो वो पहली रचना किसके सामने आपने प्रस्तुत किया? किसको पहले सबसे पहले दिखाया कि मैंने ये रचना लिखी है और उसका विषय क्या था? हुँ। देखिए, उसका विषय था यही कोरोना का क्या रोना। उसका विषय जो था हमारा कोरोना पे था, क्योंकि उस समय कोरोना ही बहुत ही महा भयावह स्थिति में चल रहा था और हमने कोरोना पे ही वो कविता लिखी और वो पहली कविता हमने अपने दादाजी और हमारे अपने पिताजी को सुनाई और उन्होंने बहुत प्रोत्साहन किया। लेकिन फिर हमको ऐसा भी एक बार एहसास हुआ, हो सकता है वो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए भी हमारा ऐसा कर सकते हैं कि ताकि और अच्छा लिखें। लेकिन जी। धीरे-धीरे वो हमने और आगे उसको पढ़ा और वो लगा कि हाँ, अच्छा हमने लिखा है। आगे जब अच्छे रिस्पॉन्स मिले, अलग-अलग कई पत्रिकाओं में आया वो कविता, कई कई पब्लिशर्स ने उस कविता को पब्लिश की और साथ में उस कविता को हमने एक ऑनलाइन कॉम्पिटिशन हुआ था बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, तो उसमें हमने भेजा था, तो उसमें हमें पूरे भारत में उस कविता को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। अच्छा। तो आपकी पहली रचना ही आपकी पहली पहचान बनी और उसी रचना से ही आपको एक नई पहचान मिली। रचना हमारे दर्शकों के बीच भी जी, प्रस्तुत जी। करें। जी, मैं एक बार प्रयास करूँगा, क्योंकि एक्चुअली वो बहुत पुरानी रचना है, तो हमको एक बार उसको देखना पड़ेगा और बिल्कुल प्रयास कर आदर्श रहे हैं जी, कि अगर हो सके तो। हुँ, बिल्कुल। हुँ।
तो इसका शीर्षक था कोरोना का क्या रोना। तो ये कोरोना महामारी है कि सभी लोग, जैसे आप देख रहे थे कि बहुत सारे लोग थे कि सब बोल रहे हैं कि कोरोना में हम घर 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 बार छोड़ के, कुछ लोग घर पे नहीं है, कुछ लोग अपने सब परिवार को छोड़ दिए और बहुत लोगों की तो नौकरियां छूट गई। लेकिन हम बिल्कुल। अपने एक विद्यार्थी के रूप में अगर देखें तो हमें बहुत अच्छा अवसर मिला, जिससे हम समझ सके कि हाँ, कोरोना एक महामारी एक अवसर के रूप में भी हमें मिल सकती है। तो हमारी कविता कुछ इस प्रकार से है। कोरोना का क्यों रोना, क्यों अपना दीदा खोना, बना यह सभी का रोना, मृत्यु आमंत्रण है कोरोना। चाइना से चित्तौड़ तक, अमेरिका से यूरोप तक, गरीब से अमीर तक और मजदूर से प्रधानमंत्री तक, रोगी से चिकित्सक तक, बस कोरोना यार कोरोना। दर्द है पर दवा का ना होना, यही तो है बस कोरोना का रोना। जिसके घर ये दे दस्तक, सामने कर देते हैं सब नतमस्तक। हिम्मत होती सबों की पस्त, क्या करे यह निश्चित, पर निदान नहीं है अनिश्चित। कोरोना का क्या रोना, क्यों अपना दीदा खोना, बनी कोरोना विश्व महामारी, यह है सबसे जग में न्यारी। क्या यही है मरघट की तैयारी, व्याकुल है हम सभी, नहीं आया नहीं आया कि पहले कभी, आकुल है सभी अपने रहमत से। कमजोर से बलवान तक कोरोना से है परेशान, चिंतित है सारा जहां, धैर्य का नहीं है कोई पहचान। आइए आइए इस अवसर का लाभ उठा लें, फिर से मुस्कुराते हुए विधि हम बांध लें। खली व्यक्त करे उपयोग का लाभ उठा लें, अपनों से अपनों को तलाशें, अपनों को अपनों से तलाशें। अपने में अपने को तलाशें और परायों में भी अपना मनपन तलाशें। इस कोरोना महामारी में हम सभी मिलके अवसर तलाशें, अवसर तलाशें। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह! बहुत ही बेहतरीन, आदरणीय और वाक़ई आपने इस कविता के माध्यम से सभी को एक संदेश दिया है कि किसी चीज़ पे हमें रोना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में उसका उपयोग करना है कि हम उस वक़्त क्या कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मेरा एक प्रश्न मेरे दिमाग में भी आ रहा है आपके लिए कि आजकल के विद्यार्थियों को अपने स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन, कॉलेज जो भी करते हैं, उसमें उनका समय काफ़ी एंगेज रहता है। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि कुछ लिखूँ, मगर मुझे समय नहीं मिलता है। तो टाइम मैनेज आप कैसे करते हैं? क्योंकि आप खुद भी अभी विद्यार्थी, आप पढ़ रहे हैं। तो इस सब चीज़ को आप कैसे संतुलित करते हैं, टाइम मैनेज करते हैं और साहित्य में भी योगदान दे रहे हैं? जी, बिल्कुल साहित्य में योगदान देने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही मुश्किल हो जाता है कई, क्योंकि हमारा परीक्षाएं भी चलती रहती हैं, कोचिंग भी रहता है, फिर कई कार्य रहते हैं, जिसकी वजह से साहित्य में उतना, क्योंकि साहित्य तो हमारा एक वो है, पैशन है, प्रोफेशन अभी तक हम बनाए नहीं है उसको। तो हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम बीएससी कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो उसमें कई, लेकिन कई बार समय मिल जाता है कि जैसे अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं, कभी ऑटो में आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि ऐसा घटना घटा, तो उसी में शब्द अपने पास आ जाते हैं तो लिख लेते हैं। फिर धीरे-धीरे उसमें समय को मेंटेन करके फिर उसको लिखना पड़ता है, और इसमें तुरंत उस चीज़ पे करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि, क्योंकि हम उस हम देखते हैं कभी कवि सम्मेलन में जाते हैं, कई लोग कहते हैं हम तो अभी बैठे-बैठे कविताएँ बना लिए। तो हम बैठे-बैठे तो कविताएँ नहीं बना पाते हैं, लेकिन हाँ, हम कुछ शब्द उसको रखते हैं, उसको पिरो के रखते हैं, और फिर उसके बाद सही समय पे जब होता है कि जब लगता है कि हाँ, उस कविता को हम पूर्ण कर सकते हैं, अभी हमारे पास खाली समय है या अभी हमारे पास ये फ्री पीरियड है, अभी क्लासेस शुरू होने में टाइम है, तो हम उस समय उस कविता को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, और फिर जाके अगर किसी कवि सम्मेलन में होता है, तो हम उसको पढ़ते हैं। वाह! बहुत ही बेहतरीन और आदर्श जी ने बड़ी हाँ, अच्छी सीख दी है बहुत ही कि बेहतरीन और हमारे पास इसने जब बड़ी अच्छी सीख हम दी है किसी कि चीज़ को हमारे देखते हैं, पास क्योंकि एक साहित्यकार अपने आस-पास के वातावरण से हम ही किसी चीज़ को एहसासों देखते हैं को क्योंकि लेता इस है और साहित्यकार उनसे अपने वो पिरोता है। आस-पास के वातावरण से ज़्यादातर ही साहित्यकार सच्ची एहसासों को घटनाओं लेता के है ही और रचना इससे लिखते वो हैं पिरोता है। और आदर्श जी ज़्यादातर की बहुत साहित्यकार सारी सच्ची रचना है घटनाओं की जो ही रचना सामाजिक लिखते हैं घटनाओं पे और आधारित आदर्श है। जी की बहुत सारी रचना है जो सामाजिक घटनाओं पे आधारित है। आदर्श जी, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि और ऐसी कितनी आदर्श जी, मैं घटनाएँ हैं जानना चाहूँगी आपसे कि जिसकी और चर्चा ऐसी कितनी आप घटनाएँ अपनी हैं कविताओं के माध्यम से जिसकी करते हैं चर्चा और हम सभी आप के अपनी बीच साझा भी कविताओं के करते हैं? माध्यम से करते हैं और हम सभी के बीच साझा भी करते हैं।
हम जैसे कई कविताएं जैसे लिखे, जैसे अब कोरोना के समय ही हम एक और कविता अपनी लिखे थे, जो कि आप देखे होंगे कि कई सारे मजदूर जो थे, मतलब मजदूरों का कितना बड़ा योगदान है इस अर्थव्यवस्था में। जितनी सरकारें आई, जितनी सरकारें गई, सभी सरकार ने कहा कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोरोना में किसी मजदूर को घर नसीब नहीं हुआ। सब अपना घर छोड़ छोड़ के पैदल ही निकल दिए अपने घर के लिए। और साथ में फिर और उसमें कई लोग तो रास्ते में ही मर गए, कितने लोग पैदल पैदल कई चले, कोई पैदल चल रहा है, कोई बिना चप्पल के चल रहा है, साइकिल के चल रहा है। तो इस पे भी हमने कविता लिखी। फिर उसके बाद फिर हम भी एक किसान परिवार से, हमारे पिताजी हमारे दादाजी किसान हैं, तो हमने किसानों पे कविताएं लिखी कि किसानों की क्या क्या परेशानियां हैं। किसान देश के अर्थव्यवस्था में अन्नदाता भी जिसको कहा, लेकिन कई बार होता है अन्नदाता को ही अन्न नहीं मिल पाता है, उसको मृत्यु मृत्यु तक हो जाता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। वो सारी चीजों पे हमने कविताएं लिखी। और मतलब जो भी समाज में घटित कविताएं होती हैं, हम उसी पे प्रयास करते हैं कि लिखें और उस पे समाज को प्रेरणा दें हमारी कविताएं। बिल्कुल। तो आपके मतलब कहाँ से आपने ये सोचा कि मुझे सामाजिक जो घटनाएँ हैं उसी पे रचनाएँ लिखनी है? आप चाहते तो विभिन्न रसों पे लिख सकते थे, लेकिन आपको ऐसा क्या लगता है कि आपको सामाजिक ही रचना लिखना चाहिए और वो कितना सार्थक साबित हुआ है? देखिए, हम अभी अभी पहले भी आपको एक चीज, अभी हम अपने बात हो रही थी आपसे, तो एक चीज हमने डिस्कस किया था कि साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण है। तो बिल्कुल, जब तक साहित्य अगर अच्छा साहित्यकार वही है कि जो समाज को बताए कि समाज में क्या घटित हो रही है और क्या ये घटनाएं हो रही हैं, और उसको हम सामने आप सभी के रूप में रख सकते हैं। तो अगर साहित्यकार हर साहित्यकार अगर प्रेम पे ही लिखना लगे, तो एक स्थिति ये आएगी कि लोगों को लगेगा हाँ सब कुछ अच्छा है, चल रहा है, कोई प्रेम में अच्छा कर रहा है, कोई खराब कर रहा है। लेकिन समाज में भी तो वो चीज देखिए ना, समाज में भी कई सारी चीजें हैं कि, और ऐसा नहीं है, साहित्यकार को वो दिखाना है कि समाज में ये चल रहा है और इसको ऐसे सुधारा जा सकता है। और वो जब तक नहीं दिखाएगा साहित्यकार, तब तक लोगों तक उसकी बात कैसे पहुंचेगी। बिल्कुल। तो बहुत ही शानदार बातचीत में हम जी, चाहेंगे कि आप एक और रचना जो समाज पे आधारित हो, हम सभी के बीच प्रस्तुत करें याद आ रही है। तो हम अभी आपको जैसे बता रहे थे कि हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हमने एक रचना किसान पे ही लिखा था, बिल्कुल, तो जिसका शीर्षक था निशान स्वागत हूं मैं, किसान हूं मैं, परेशान हूं। स्वागत सब कहते मैं किसान, मैं देश किसान। सब कहते मैं किसान, देश किसान। दिन रात करता काम, कभी नहीं करता आराम। मैं मानवता का सच्चा सेवक, श्रम से गहरा नाता। सहकर गर्मी धूप, फसल अपनी उगाता। बस अपने कर्म को ही करता हूँ, लोग धरती पुत्र कहें तो खूब इठलाता हूँ। मैं लोगों मुझे लोगों ने अन्नदाता भी कहा, लेकिन मैं दाता दीन बना रहा। दीन का अर्थ है गरीब बना रहा। बारिश बारिश धूप सर्दी एवं ताने भी सहे, सब हैं, पर फिर भी हम क्यों धनहीन बने रहे। मैं किसान, किसानी पे इठलाता हूँ। मैं किसान, कभी नहीं पछताता हूँ। मेहनत और खून पसीने को अपना कर्म समझा। खेती कर फसल उगाने को अपना धर्म समझा। खेती में ही अपनी सारी पूंजी लगाता। हमेशा कोशिश करता कि बंजर धरती से सोना उगाता। लेकिन बाढ़ और सूखे से डरता हूँ। बर्बाद फसलों को देख घुट घुट कर रोता हूँ। मैंने खेती में लगाया अपना सारा अतुल्य बल, लेकिन क्यों नहीं किसी के पास मेरी समस्या का हल। फिर मज फिर मजबूर होकर मजदूर तक बनता हूँ। मजबूरी में कभी कभी प्राण भी दे देता हूँ। इस आधुनिक जगत में मुझे बचाओ। आप भी मेरे पास तो आओ। मुझे भी थोड़ा गले तो लगाओ। मेरी वेदना को तो सहलाओ। मेरे घाव पे मरहम तो लगाओ। क्योंकि मैं तो देश का निशान हूँ, मैं आपका किसान।
बहुत ही शानदार आदर्श जी। और आपने जितनी भी रचनाएँ प्रस्तुत की, वो बिल्कुल सच्ची घटनाओं पे आधारित है और जो हमारे समाज में होता है, जो आपने अनुभव किया है, वही आपने दर्शाया है। तो अब हम चाहेंगे आपसे कि हमारे तमाम श्रोता जो आपको इतना प्यार, आशीर्वाद दे रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो सभी श्रोतागण से ये कहना चाहेंगे कि एक तो आपकी जो पब्लिकेशन हाउस है बहुत ही एक अच्छा कार्य कर रही हैं कि हम जैसे युवा को एक स्टैंड मंच दे रही हैं जहाँ पे हम सभी आके हम अपने अपने आप को अपनी कविताओं को प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि आज के समय की साहित्य एक लोगों के लिए बिजनेस बन गया है। तो उस जगह पे आके मंच देना और प्रदान करना साथ में इसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पब्लिक पब्लिक करना तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो हम श्रोताओं से कहेंगे कि अच्छी कविताएं लिखें जो समाज को एक अच्छे रूप में ले जाए। साथ में अपनी कविताओं में ये रखें कि जितनी ज्यादा हो सके उतनी सरल रखें। शब्दों का चयन बहुत जरूरी है कि जितना ज्यादा आपका कविता सरल होगा कि निम्न वर्ग से लेके उच्च वर्ग तक आपकी कविताएं पहुंचनी चाहिए और समझनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उस कविता में ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो कविता हो जाएगी कि उच्च वर्ग जो अच्छे साहित्यकार हैं उनको तो समझ आ जाएगा, लेकिन जो साहित्यकार हैं जिनको नहीं समझ आ रहा है उनके लिए जरूरी है। बहुत ही शानदार बातचीत और बहुत ही प्यारी आपने बातें समझाई हैं हमारी युवाओं को, हमारे तमाम श्रोताओं को। तो आपका इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आदर्श जी, जो आप हमसे जुड़े और इतनी प्यारी-प्यारी रचना और इतने प्यारे संदेश हमारे दर्शकों के बीच दिया आपने। इसी के साथ ही मैं आप तमाम श्रोताओं से अलविदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले सत्र में एक नए साहित्यकार के साथ। फिर उनके जीवन और उनके विचारधाराओं को हम लोग जानेंगे और उनके इस इंटरव्यू से कुछ सीखेंगे। तब तक आप सभी को अलविदा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो पे कमेंट देते रहें। बहुत बहुत